हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलिए, तो आज हम अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 12th का बिल्कुल फ्रेश टॉपिक। नाम है उसका विद्युत धारा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही इजी टॉपिक। इजी टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी आएगी जो आप छोटी क्लासों में 10th क्लास में पढ़ चुके हो। अगर नहीं भी पढ़ी होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे। तो अब आप पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए, हमारे साथ में बने रहिए और पढ़िए विद्युत धारा। तो विद्युत धारा वाला चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। विद्युत धारा होती क्या है उसको अपन समझते हैं। तो देखिए, विद्युत धारा हमारा बिल्कुल नया चैप्टर। देखो, विद्युत धारा के बारे में जब अपन बात करते हैं तो विद्युत धारा का बेसिक मतलब किससे होता है, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आवेश के लिए। तो देखो, स्थिर वैद्युतिकी वाला जब अपन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर आवेशों के बारे में अपन खूब चर्चा करते हैं कि आवेश क्या होता है, विरामावस्था में वो कैसी कैसी गुण प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे भी बात तो आवेशों की हो रही है, लेकिन यहाँ पे आवेशों की जो स्थिति है, जो नेचर है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आवेशों के बारे में यहाँ पे अपन एक चालक के बारे में बात करते हैं कि विद्युत धारा बनती किसे कहते हैं और बनती कैसे है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो होगी आवेशों के सतत प्रवाह की दर विद्युत धारा कही जाती है। ठीक, ये अपन सिंपल सी डेफिनेशन देते हैं कि आवेशों के सतत प्रवाह की दर। अब ये सतत प्रवाह क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए अपन एक चालक के बारे में बात करते हैं। तो एक चालक तार है इस तरीके से, ये हमारे पास एक वायर है, कॉपर का बना हुआ है मान लीजिए। तो ये चालक तार, और इस चालक तार को हमने क्या कर दिया कि कनेक्टिंग वायर से होते हुए बैटरी के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया। बैटरी से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये इसका होता है धन टर्मिनल और ये होता है इसका ऋण टर्मिनल। अब अपने को पता है कि जब ये चालक तार जो है, ये बेसिकली हमारा क्या होता है, चालक तार। ठीक, तो चालक के बारे में अपन एक विशेषता पढ़ते हैं कि चालक जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इनके अंदर बस बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है जो फ्री स्टेट के अंदर है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। बेसिकली इसको अगर और सही से कहे तो इसको निम्न विभव टर्मिनल कहा जाएगा और ये उच्च विभव टर्मिनल। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर बात की जाए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, चालक की, तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे, दौड़ेंगे। अब ये क्यों दौड़ेंगे, कैसे दौड़ेंगे, कितनी तरीके की कॉलिजन करेंगे, टक्कर वगैरह क्या होगी, पूरी चर्चा होगी इसके बारे में। लेकिन अभी जिस पॉइंट पे मैं पढ़ाना चाह रहा हूं उसके बारे में समझो कि आवेश का प्रवाह कैसे हो रहा है। तो यहां पे नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन यहां से प्रतिकर्षित होगा और प्रतिकर्षित होके वो नेगेटिव टर्मिनल से किधर की ओर भागेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गया तो उसके कारण जो एक गुण बना, जो एक घटना उत्पन्न हुई, उसी घटना को अपन ने क्या नाम दिया है, विद्युत धारा। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि आवेशों के सतत प्रवाह की दर को जब ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कंटिन्यू लगातार इस सर्किट के अंदर, इस परिपथ में, इस चालक तार में चलता रहेगा तो उसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा के बारे में अपन बेसिकली डेफिनेशन की, आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आवेश के प्रवाह की दर होती है,
तो धारा को जो अपन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं या प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित जो किया जाता है वो करते हैं हम I से। जैसे द्रव्यमान को M से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही धारा को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता है, या तो कैपिटल I या स्मॉल I। तो धारा I इक्वल टू आवेश प्रवाह बटे समय। धारा I बराबर क्या होता है, आवेश का प्रवाह समय के साथ, क्योंकि यहां पे दर वर्ड आया है आवेशों के सतत प्रवाह की दर, तो आवेशों का प्रवाह जितने समय में हो रहा है उस चालक तार के अंदर से, उसी को हमने क्या नाम दिया है बच्चों, विद्युत धारा नाम दिया है। क्लियर है बात। तो देखिए आवेश को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब अपन स्थिर वैद्युतिकी वाली ब्रांच पढ़ते हैं तो आवेश को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q या स्मॉल q से। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाऊं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश प्रवाह मतलब आवेश दैट इज Q, और समय किस में लिया जाएगा, T में। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया बच्चों, I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T। Q यहाँ पे आवेश है और T यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो आवेश जब चालक तार के अंदर प्रवाहित होगा तो उसके कारण विद्युत धारा का निर्माण होगा, विद्युत धारा उस चालक तार के अंदर प्रवाहित होगी। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे धारा के बारे में, तो धारा के बारे में कुछ बातें अपने को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, इसके बारे में कुछ पॉइंट वाइज लिखते हैं, ठीक। तो पहली बात अगर लिखी जाए तो इस I को बोलते क्या है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात कि I बेसिकली क्या होती है, विद्युत धारा। बहुत बढ़िया, विद्युत धारा, ठीक। फिर इसके बाद में बात की जाए इसके मात्रक की, सेकंड पॉइंट क्या आता है बच्चों, मात्रक की, कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो देखो मात्रक अपन एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और एक होता है उसका प्रचलित जो अपन न्यूमेरिकल वगैरह के अंदर काम में लेते हैं। तो देखिए मात्रक की बात की जाए तो जरा फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं कि फॉर्मूले से क्या मान आ रहा है। जरा बताइए कि आवेश को अपन किस में लेते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, आवेश को अपन किस में लेते हैं, कूलम में लेते हैं। और T यहाँ पे समय है तो समय को किस में लिया जाता है, सेकंड में। तो बच्चों यहाँ पे अगर फॉर्मूले से निकाला जाए तो विद्युत धारा का मात्रक क्या आया, कूलम डिवाइड बाय सेकंड, कूलम डिवाइड बाय सेकंड। लेकिन हम जब भी कभी न्यूमेरिकल्स या फिर आगे के जितने टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें एक कूलम बाय सेकंड काम में नहीं लेते, हम इसका एक प्रचलित मात्रक काम में लेते हैं जो एक वैज्ञानिक के नाम के ऊपर आधारित है। या करके ये जो मान है मात्रक वो होता है एम्पियर। क्या होता है बच्चों, एम्पियर। तो अगर पूछा जाए धारा का SI मात्रक क्या होता है तो क्या बताओगे, एम्पियर जो है वो उसका क्या है, SI मात्रक होता है। क्लियर बात। अब अगर आगे की चर्चा करें तो इसका तीसरा पॉइंट आता है इसका विमीय सूत्र। विमीय जो है वो अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो विमीय सूत्र की अगर बात करें तो जरा बताओ तो विमीय सूत्र क्या होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि जो 7 मूलभूत राशियां होती है हमारी, 11th क्लास में अपन पढ़ते हैं ये सारी बातें। तो जो हमारी 7 मूलभूत राशियां होती है उन 7 मूलभूत राशियों में से एक भौतिक राशि विद्युत धारा भी होती है। और विद्युत धारा का खुद का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन होता है। और वो प्रतीकात्मक प्रदर्शन अगर लिखा जाए तो ये m की पावर 0 L0 T0 A की पावर 1 होगा। तो अगर बात की जाए इसके विमीय सूत्र की तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, M0 L0 T0 A की पावर 1 होगा। अब अगर बात की जाए तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है। धारा किस तरीके की, भाई भौतिक राशि अपन बताते हैं कि सदिश राशियां वे होती है जिन्हें दिशा की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां वो होती है जिन्हें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखिए, विद्युत धारा जो होती है उसकी दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर होती है। मान लीजिए एक अपन चालक तार की बात करें और इस चालक तार को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागता है।
अब कैसे भागता है उसकी चर्चा पूरी डिटेल में आने वाली है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से, ऋण विभव के टर्मिनल से धन विभव के टर्मिनल की ओर जाता है, जबकि धारा जो बहती है वो धारा किधर से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, विभवांतर के कारण धारा का प्रवाह होता है। तो धारा जो होती है वो प्लस से माइनस की ओर बहती है। तो बताओ यहां पे धारा की दिशा है कि नहीं है? बिल्कुल साफ है। धारा जो होती है वो प्लस पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन धारा की दिशा होने के बावजूद, धारा की दिशा होने के बावजूद ये अदिश राशि है। अब यहां पे एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि धारा की दिशा होती है प्लस टू माइनस, लेकिन तो भी धारा को कैसी राशि माना गया है? अदिश राशि माना गया। तो पहले यहां पे लिख लूं कि धारा जो होती है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गुरुजी आपने अभी तो कहा कि धारा की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, लेकिन आप लिख रहे हो कि अदिश राशि होती है। दिशा तो है ही, लेकिन दिशा होने का मतलब ये नहीं है कि वो सदिश हो जाएगी। ये ठीक है, अपन जनरल वे में पढ़ते हैं कि जिनकी दिशा होती है वो सदिश राशियां होती है, लेकिन ये 100% सही नहीं है, क्योंकि सदिश राशियां वो राशियां होती है जो सदिश योग के नियमों की पालना करती है। जो सदिश योग के नियम जितने भी होते हैं जो अपन पढ़ते हैं, जैसे त्रिभुज का नियम है या फिर समांतर चतुर्भुज का नियम है, बहुभुज का नियम है, इस तरीके से 11वीं क्लास में अपन पढ़ते हैं, वो सारी चर्चाएं करते हैं पूरी डिटेल में। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि विद्युत धारा की दिशा होने के बाद भी विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर है, लेकिन तो भी ये भौतिक राशि कैसी है? अदिश है। ऐसा क्यों? तो याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन चाहो तो लिख लीजिएगा कि धारा की दिशा होने के बाद भी धारा को अदिश राशि माना जाता है, और इसका सिंपल सा आंसर होता है कि ये सदिश योग के नियमों की पालना नहीं करती। सदिश योग के नियम जो मैंने अभी बताए, समांतर चतुर्भुज का नियम है, त्रिभुज का नियम है, बहुभुज के नियम है, इस तरीके के जो ये नियम है, उन नियमों की पालना ये भौतिक राशि कौन? धारा नहीं करती है। अब कैसे नहीं करती है उसको समझते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर एक वायर है, और इस वायर के अंदर मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये वायर है, इसके अंदर प्लस टू माइनस इस तरीके से कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहां से मान लीजिए मैं एक तीसरा वायर और दूसरा वायर और लेके आया, जिसके अंदर 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक 2 एम्पियर की धारा वाला तार है, एक 3 एम्पियर की धारा वाला तार है। बोलो क्लियर? और मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। और मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि बताइए जो ये नया वायर बना, इन दोनों से बाद में जो करंट यहां से निकलेगी, बताइए इसमें करंट क्या होगी? जल्दी बताइए भाई, क्या आंसर होना चाहिए यहां पे? भाई एक वायर में 2 एम्पियर की करंट है, दूसरे में 3 एम्पियर की करंट है, दोनों कितने एंगल पे रखे हुए हैं? 30 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं। तो बताइए कि जो हमारा रिजल्टेंट है, जो परिणामी करंट है, वो परिणामी करंट कितनी होगी? तो ध्यान से देखिए, यहां से 2 एम्पियर की करंट आ रही है, यहां से 3 एम्पियर की करंट आ रही है। धाराओं का जो ये विद्युत धाराएं होती है वो पानी की तरह होती है, रास्ता मिला तो बढ़ जाएगी, रास्ता नहीं मिला तो उसी रास्ते पे चलेगी। तो ध्यान से देखिए, यहां पे 2 एम्पियर की धारा आ रही है, यहां से 3 एम्पियर की धारा आ रही है, ये दोनों धाराएं मिल जाएगी। और ध्यान दीजिए 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर दैट इज 5 एम्पियर। बताइए यहां पे किसी 30 डिग्री का कुछ काम किया था क्या? कोई लेना देना नहीं है। अगर ये सदिश राशि होती, अगर ये सदिश राशि होती तो यहां पे इस 30 डिग्री का लेना देना होता। 30 डिग्री के साथ में हम जो है वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि सदिश राशियों के लिए परिणाम क्या बताया जाता है? R इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या इस थीटा का यहां पे कोई काम है क्या? कोई काम नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जो धाराओं का योग होता है, धाराओं का योग होता है, वो योग याद रखिएगा अदिश योग होता है। इसीलिए ये विद्युत धारा जो है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है कि विद्युत धारा सदिश योग के
नियम की पालना नहीं करती, अतः धारा अदिश राशि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कारण है कि विद्युत धारा की दिशा होने के बाद में भी ये अदिश राशि है? तो सिंपल सा आंसर क्या देके आओगे कि इसकी दिशा होने के बाद में भी अदिश राशि इसलिए क्योंकि जो सदिशों के योग के जो नियम होते हैं उन नियमों को ये फॉलो नहीं करती, उन नियमों से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जब भी कभी धाराओं का योग करोगे तो धाराओं का योग बीजगणितीय योग होता है। कैसा योग होता है बच्चों? बीजगणितीय। कभी भी नहीं लिखा जाएगा कि धाराओं का योग सदिश योग हो गया, क्योंकि सदिश नियमों की पालना ही नहीं कर रही है। बोलो क्लियर? ठीक। तो ये हमारे पास में हमने जो बातें पढ़ी उसके अंदर हमने एक बात देखी कि धारा जो है वो अदिश राशि होती है, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, विमीय सूत्र m0 l0 t0 a की पावर 1 होता है। अब देखिए धारा के और भी अलग अलग फॉर्मूलाज निकल के आ रहे हैं। बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो बेसिक फॉर्मूला क्या था कि I बराबर Q डिवाइड बाय टाइम, आवेशों के सतत प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करे बैटरी के कारण, बैटरी की एनर्जी लेके, तो उस समय उसके अंदर जो गुण उत्पन्न होगा या जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को ही हमने क्या बोला है? विद्युत धारा बोला है। लेकिन कई बार न्यूमेरिकल्स जब अपन करते हैं तो डायरेक्ट ही नहीं दिया हुआ आता है कि I इज इक्वल टू Q दे दिया, T दे दिया, I निकालो। नहीं, कई बार अलग अलग ढंग से क्वेश्चन बनते हैं। तो वो क्वेश्चन किस किस पैटर्न पे, किस किस फॉर्मूले पे बनते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए, अगर मान लीजिए कि कभी क्वेश्चन में जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हो कि एक चालक तार में इतने इलेक्ट्रॉन इतने समय में दौड़ रहे हैं, तो बताइए धारा क्या होगी? तो देखिए फॉर्मूलाज लिखते हैं, बहुत बेसिक से फॉर्मूलाज है। यदि किसी चालक तार में n इलेक्ट्रॉन्स t समय में गति या प्रवाहित होते हैं, अगर आपको दे दिया गया कि इतने इलेक्ट्रॉन, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है, 2 करोड़ है, जितना भी होगा, डेटा में हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो अगर मान लीजिए किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन अगर t समय के अंदर जा रहे हैं तो करंट का फॉर्मूला या धारा का फॉर्मूला क्या होगा? हमें पता है कि बेसिक फॉर्मूला जो होता है बच्चों, वो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? Q डिवाइड बाय टाइम। Q डिवाइड बाय क्या होता है? टाइम होता है। लेकिन यहां पे Q से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी है। यहां पे बेसिक क्या दिया हुआ है आपको? n इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है। तो यहां पे याद करो स्थिर वैद्युतिकी वाला टॉपिक, उसके अंदर पढ़ते हैं आवेशों के क्वांटीकरण का गुण। Q बराबर Ne। Q बराबर क्या होता है बच्चों? Ne होता है। तो यहां पे आवेश को लिखा जाए तो n इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, तो Q क्या होगा? बेसिकली Ne। आवेश को अपन आवेशों के क्वांटीकरण के सिद्धांत से क्या लिखेंगे? Ne डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों? टाइम। तो अगर कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, उसके लिए आपको Q को चेंज करना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में, और दैट इज I इज इक्वल टू Ne बाई टी। क्लियर? अब देखिए कई बार हमसे औसत धारा पूछता है, तो औसत धारा के बारे में बात करते हैं कि औसत धारा क्या होती है। तो अगला पॉइंट आता है औसत विद्युत धारा। औसत का मतलब क्या हो गया? नॉर्मली अपन एवरेज कई बार निकालते हैं, ठीक है, गाड़ी की भी स्पीड एवरेज ही मापते हैं अक्सर कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, एवरेज स्पीड क्या है। तो उसी तरीके से धारा को भी औसत रूप में लेते हैं। औसत रूप में क्यों लिखते हैं? मान लीजिए कंडक्टर है,
चालक है, इसके अंदर 0 से लेके 10 सेकंड, मैंने 0 से 10 सेकंड तक उसको ऑब्जर्व किया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ते जा रहे हैं। तो 0 से 10 सेकंड के बीच में इसमें एवरेज करंट कितनी हुई, औसत धारा, क्योंकि समय के साथ में आवेश के प्रवाह का मान चेंज हो रहा है, तो उस केस में औसत धारा कैसे निकालेंगे? तो औसत धारा का फॉर्मूला I इज इक्वल टू, देखो बेसिक फॉर्मूला तो वही रहेगा, बेसिक फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, आवेश डिवाइड बाय टाइम, लेकिन इसका पैटर्न जरूर बदल जाएगा। लिखने का जो तरीका है, सोचने का जो तरीका होगा, अलग अलग फॉर्मूले के अंदर अलग अलग रहेगा, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, आवेश डिवाइड बाय टाइम। तो हम औसत धारा कब निकालते हैं? समय अंतराल के अंदर 2 समय दे रखे हो कि t बराबर 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितनी करंट फ्लो हुई, तो उस समय आवेश जो होगा वो अलग अलग आएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा T, कि कितना आवेश प्रवाहित हुआ उस समय अंतराल के अंदर। ये बेसिकली डेल्टा Q क्या है? Q2 माइनस Q1, आवेशों का अंतर है कि भाई 0 सेकंड पे कोई भी इनिशियल, इसको मानो प्रारंभिक आवेश, और ये है अंतिम आवेश। 0 जरूरी नहीं है कि 0 सेकंड पे ही हमेशा पूछे, तो ये प्रारंभिक है, ये अंतिम आवेश है। और ये बेसिकली क्या है? T2 माइनस T1, जो कि टाइम इंटरवल है, समय अंतराल, जिस समय अंतराल के अंदर उस आवेश के बारे में आपने चर्चा की है। क्लियर है बच्चों? तो औसत धारा निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा दैट इज I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T, जिसको आप लिख सकते हो Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। क्लियर? अब देखिए कई बार जो है इसका एक और फॉर्मूला पूछा जाता है, और वो है ताक्षणिक धारा। ताक्षणिक विद्युत धारा। अब ये ताक्षणिक क्या होता है? ताक्षणिक का मतलब शब्द से ही पता चल रहा है, क्षणिक समय। किसी क्षणिक समय पे पूछ लिया गया, मान लो मैं इस चालक तार को देख रहा हूं 0 सेकंड से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को पूछ ले कि t बराबर दूसरे सेकंड पे करंट कितनी फ्लो हुई। किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ ले कि इसी टाइम पे, मतलब वहां पे टाइम का गैप 0 है, न के बराबर है, टाइम का गैप बहुत कम होगा, तो उस केस के अंदर ताक्षणिक का मतलब होता है, चाहो तो भले यहां पे लिख लो कि ताक्षणिक मतलब किसी क्षण पे, किसी क्षणिक समय पे धारा का प्रवाह निकालना होता है, तो वो ताक्षणिक धारा कहलाती है। और ताक्षणिक धारा के लिए जो फॉर्मूला होगा जिसमें टाइम का गैप बहुत कम हो जाएगा, लगभग इसको 0 की ओर अग्रसर करेंगे, और उस केस में अपन डिफरेंशिएशन या अवकलनीय रूप लिखते हैं, दैट इज I इज इक्वल टू dq बाई dt। I इज व्हाट? dq बाय dt, जिसमें समय का जो अंतराल है वो बहुत कम है। तो कहने का मतलब यह है कि ये आपके जो 3 फॉर्मूले हैं वो बेसिकली Q डिवाइड बाय T से ही विद्युत धारा के फॉर्मूले बने हैं, लेकिन सबके लगाने का तरीका अलग अलग होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हो तो Ne से करोगे, Ne डिवाइड बाय T करोगे। अगर आप लोगों को औसत धारा निकालनी है तो टाइम इंटरवल दे रखा होगा, उस टाइम इंटरवल से करेंगे। अगर आपको किसी क्षणिक समय पे धारा निकालनी हो, किसी पर्टिकुलर क्षण पे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप उसको अवकलन करके निकालोगे। क्या मेरी यहां तक की बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब जितने भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े उनको थोड़ा अप्लाई करते हैं कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कई बच्चों की समस्या होती है न्यूमेरिकल्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपका स्ट्रांग रखिए, बाकी सारी चीजें हो जाएगी। कॉन्सेप्ट में कहीं पे दिक्कत आती है तब आप लोगों से न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट अपने तैयार हो ही गए हैं, अपन ने इतना सारा पढ़ा है धारा के बारे में, तो उसके ऊपर बेस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं कि एक हमारे पास में एक चालक तार है और उस चालक तार में t बराबर 3 मिली सेकेंड में, यहां पे लिख लेता हूं, चालक तार में t बराबर 3 मिली सेकेंड, ये मिली सेकेंड, ठीक है। तो t बराबर 3 मिली सेकेंड में 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन
प्रवाहित होते हैं तो चालक में विद्युत धारा कितनी होगी। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, नॉर्मल सा क्वेश्चन कि किसी चालक तार, आपको कोई कंडक्टर वायर दे रखा है और उसमें 3 मिलीसेकंड के अंदर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन उस वाले तार के अंदर फ्लो हो रहे हैं, तो बताइए धारा कितनी बनी। तो देखो यहां पे तुम्हारे दिमाग के अंदर एक बात आ जानी चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। ध्यान से देखिए, टाइम तो दे दिया, टाइम तो खैर होता ही है धारा निकालने के लिए, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो धारा निकालनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते ही दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, I बराबर NE डिवाइड बाय T, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैंने पहले ही बता रखा है कि जब भी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए होते हैं, तो उस समय करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I इज इक्वल टू NE डिवाइड बाय T। और आपको पता होना चाहिए इस E की वैल्यू कितनी होती है, E की वैल्यू पता होगी कितनी होती है, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, दुनिया का सबसे छोटा आवेश, 12 तक पढ़ रहे हो तब तक, हालांकि आगे की क्लासों में जाओगे तो उससे भी क्वार्क के अंदर भी लेते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि दुनिया का सबसे छोटा आवेश कौन सा होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। क्लियर। तो वापस से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चालक तार के अंदर, तो अब ध्यान से देखिए, I इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला होता है Q डिवाइड बाय 2, लेकिन यहां पे Q से काम चलने वाला नहीं है, तो हमारे दिमाग में एक दूसरी बात आई कि जब Q को अपन रिप्लेस कर सकते हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे होते हैं, तो लिखा जा सकता है NE डिवाइड बाय T। क्लियर। तो अब देखिए, अब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल टाइम पास हो गया। ध्यान से देखिए, तो करंट इज इक्वल टू एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, एन की वैल्यू होगी 10⁻6 और E अभी सबको पता ही है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम कितना है 3 मिली सेकेंड। मिली कितना होता है बच्चों, तो मिली का पता होना चाहिए कि 1 मिली बेसिकली कितना होता है, 10 की घात -3। फिर इसके बाद आता है माइक्रो, 10 की घात -6, फिर नैनो 10 की घात -9, फिर पीको 10 की घात -12। इस तरीके से ये पूरी शब्दावली चलती है इसकी। तो 3 मिली सेकेंड दे रखा है, तो 3 मिली सेकेंड के लिए T की वैल्यू अगर पुट की जाए तो 3, और मिली का मतलब कितना हो गया, 10⁻³ क्लियर। तो अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो जरा ध्यान से देखिए, तो I इज इक्वल टू कितना बन गया, 1.6 डिवाइड बाय 3, दोनों इन टर्म को अलग ले लिया और पावर वाली टर्म को करते हैं, ये चला गया ऊपर, माइनस का 3 हो गया, प्लस का 3, 6 और 3 कितना हो गया, 9 और माइनस का 19, तो ये 10⁻⁻10 एम्पियर। अब चाहो तो इसको भी भले ही कैलकुलेट कर लो, वो गुणा भाग है, उसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 1.6 डिवाइड बाय 3 करना है, जो भी आंसर आए वो तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है। तो जब भी कभी आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हो, तो उस केस के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, I इज इक्वल टू NE डिवाइड बाय T। और आगे बढ़ते हैं, दूसरे और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपको चार्ज दे रखा है और चार्ज दिया हुआ है टाइम के फलन में, टाइम के रूप में दिया हुआ है कि टाइम के साथ आवेश बदल रहा है, किसी चालक तार के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक, तो उसके लिए आपको दिया हुआ है कि जो आवेश है वो है 4t² + 3t + 2। ये एक इक्वेशन दे रखी है
और ये इक्वेशन दरअसल क्या बता रही है कि टाइम की वैल्यू चेंज होगी तो चार्ज की वैल्यू चेंज होगी। जरा ध्यान से देखो, टी की वैल्यू 0 रखो चार्ज अलग आएगा, टी की वैल्यू 1 रखो चार्ज अलग आएगा। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे आवेश भी चेंज हो रहा है। तो सिंपल सी भाषा में, इसको गणितीय भाषा में बोला जा सकता है कि आपका जो आवेश है वो समय का फलन है, फंक्शन है उसका। क्लियर? तो आपका Q इज इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, 4t² प्लस 3t प्लस 2। जहां पे आपको एक और बात दे रखी है कि आपका जो Q है वो कूलम में है, कूलम में लेना इसको, ऐसा ही मात्रक में। और आपका जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है सेकंड में, तो कूलम डिवाइड बाय सेकंड, एम्पियर आ जाएगा अगर धारा निकालनी हो तो Q इज इक्वल टू 4t² प्लस 3t प्लस 2। ठीक, आपको जो क्वेश्चन पूछे गए इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है कि t बराबर 2 सेकंड पर विद्युत धारा ज्ञात करो उस चालक तार में। पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो क्या है बच्चों, t बराबर 2 सेकंड पर विद्युत धारा उस चालक तार में कितनी फ्लो हुई। अगर ये इक्वेशन अपने को दे रखी है, अब ये इक्वेशन कहां से आई उसमें ज्यादा अपन इंटरेस्टेड नहीं है, अपने को तो क्वेश्चन दे रखा है कि टाइम के साथ आवेश ऐसे चेंज हो रहा है, तो उस केस में t बराबर 2 सेकंड पे कितनी धारा प्रवाहित होगी। और दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड में औसत धारा कितनी हुई। ये 2 क्वेश्चन दे रखे, एक ही क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे आप लोगों के, इसलिए बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए आपको जो दे रखा है यहां पे वो आवेश दिया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, टाइम के साथ आवेश बदल रहा है और टाइम के साथ जब आवेश बदलता है तो धारा बनती है। और आपको कहां पे पूछा, जरा ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, t बराबर 2 सेकंड पर। 2 सेकंड का मतलब क्या हुआ, क्षणिक समय पे, दूसरे सेकंड पे 1 सेकंड खत्म हो चुका है और तीसरा सेकंड आपका स्टार्ट होना है, उसके बीच में कितनी धारा प्रवाहित हुई, क्षणिक समय पे वो धारा पूछ रहा है आप लोगों से। तो क्षणिक समय पे धारा निकालते हैं, तो ताक्षणिक धारा की बात की जा रही है, तो I इज इक्वल टू दिमाग में आता है dq बाई dt। I इज इक्वल टू व्हाट, dq बाई dt, क्योंकि क्षणिक समय पे धारा की बात कर रहा है तो क्षणिक समय के लिए अपन अवकलनीय रूप लिखते हैं। बड़ा आसान हो गया, अब d बाई dt अवकलन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, किसका, इस पूरी टर्म का। तो ये कितनी हो जाएगी, 4t² प्लस 3t प्लस 2। क्लियर? अब अवकलन उम्मीद करता हूं आप सबको आते हैं, नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पावर होती है पावर को आगे लेके आ जाते हैं और पावर में से 1 माइनस करते हैं, नॉर्मली अवकलन का ये रूल होता है। तो जरा ध्यान से देखा जाए तो कितना आता, अवकलन करते हैं तो 4 तो अलग आ जाएगा और t² का t के सापेक्ष क्या हो जाएगा अवकलन, 2t प्लस 3 अलग आ जाएगा और t का t के रेस्पेक्ट में अवकलन क्या होता है, 1, तो ये 1 हो जाएगा। और 2 एक नियतांक है और नियतांकों का अवकलन क्या होता है बच्चों, 0 होता है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये क्या बन गया, I इज इक्वल टू 8t प्लस 3। I इज इक्वल टू वॉट, 8t प्लस 3। लेकिन हमको यहाँ पे ये करंट नहीं निकाले, हमको बोला है कि दूसरे सेकंड पे कितनी करंट फ्लो हुई, दूसरे सेकंड की करंट निकालनी है। तो हम यहाँ पे रखेंगे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, दूसरे सेकंड पे कितनी करंट फ्लो हुई है। तो दूसरे सेकंड पे अगर बात की जाए तो जरा ध्यान दीजिए, t की वैल्यू क्या रख दो, 2 सेकेंड, तो t की वैल्यू हमने रख दी 2 सेकेंड। तो जैसे ही t की वैल्यू अपन यहां 2 सेकेंड रखेंगे, जरा देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, I इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 3। जरा देखिए क्या हो गया, ये हो गया 16 प्लस 3, कितना आ गया बच्चों, 19 एम्पियर। कितना हो गया, 19 एम्पियर की इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। ये दूसरे सेकंड की बात हुई है। क्लियर है? मतलब आपको क्षणिक समय पे पूछी थी करंट, तो क्षणिक समय पे करंट निकालने के लिए हमने क्या किया,
अवकलनीय रूप काम में लिया और इसका अवकलन करके हमने t बराबर 2 सेकंड 3 सेकंड कितने भी सेकंड के लिए पूछे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ये हमारा पहला आंसर था फर्स्ट ए का, लेकिन इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन और पूछ रहा है, वो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड के बीच में कितनी करंट फ्लो हुई। मतलब टाइम इंटरवल दे दिया आपको 0 से 3 के बीच में, मतलब उसमें 0, 1, 2 और 3 ये सभी शामिल है। तो बताइए एवरेज करंट कितनी फ्लो हुई। तो एवरेज करंट निकालने का फॉर्मूला हमने एवरेज करंट की बात कर रहा है वो, तो एवरेज करंट अपन कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो एवरेज करंट सबसे पहले अगर इक्वेशन की बात की जाए, बी का आंसर लिख रहा हूं, तो हमारे पास में जो इक्वेशन दे रखी है चार्ज की वो कितनी दे रखी है बच्चों, 4t² प्लस 3t प्लस 2, यही दे रखी है अपने को। अब अपने को क्या पूछ रहा है बी वाले में, 0 से 3 सेकंड के बीच में कितनी करंट फ्लो हुई। तो जरा ध्यान दीजिए 0 से 3 सेकंड के बीच में आवेश कितना फ्लो हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो औसत धारा निकालनी है, तो औसत धारा का फॉर्मूला क्या बताया बच्चों, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, दैट मीन्स फाइनल आवेश माइनस इनिशियल प्रारंभिक आवेश डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, ये टाइम इंटरवल हो गया। अब जरा बात करते हैं T2 की, ये Q2 की। Q2 बेसिकली क्या है, Q2 है 30, कौन से टाइम की बात कर रहा है, 0 से 3 सेकंड, तो फाइनल टाइम की बात हो रही है। तो इस वाली इक्वेशन में t बराबर 3 रखी है, उस समय जो आवेश आएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो यहां पे लिखा जाएगा एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे आवेश की बात करते हैं कि तीसरे सेकेंड पे कितना है, तो जरा वैल्यू फटाफट पुट करते हैं। तो Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4, ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2, देख लो कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। 4 t कितना है 3 सेकेंड, 3 की वैल्यू पुट कर दी, 3 प्लस 2, ठीक। तो अगर बात की जाए इसकी, तो देखिए ये बेसिकली क्या आ जाएगा, Q2 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 प्लस 9 प्लस 2, यही हो जाएगा। तो ये लिखा गया Q2 इज इक्वल टू 36 प्लस 9 प्लस 2, यही हो गया। तो ये कितना हो गया, 47। Q2 कितना आया बच्चों, 47 कूलम, देख लो वापस से, ठीक। अब बात किसकी हो रही है, Q1 की। Q1 क्या है, स्टार्टिंग का टाइम, उसके ऊपर आवेश कितना है, तो स्टार्टिंग का टाइम कितना है, 0 पे। तो एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, जरा 0 सेकेंड पे Q1 की वैल्यू निकालो। तो Q1 की वैल्यू यहां पे पुट करो इसके अंदर, सॉरी t की वैल्यू पुट करो, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ओनली कितना आया, 2 कूलम। तो जरा अगर एवरेज करंट निकाली जाए तो I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, जो कि हो जाएगा Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। अब बेसिकली Q2 हमारा कितना आया, 47, बहुत बढ़िया, 47 माइनस Q1 कितना आया, 2, और टाइम का इंटरवल फाइनल टाइम कितना है आपका, 3 सेकंड से 0 सेकंड के बीच में निकालना है, तो 3 माइनस 0। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, ये हो गया 45 डिवाइड बाय 3, कितना हो जाएगा ये, 15 एम्पियर, ठीक। तो अगर बात की जाए दूसरे सेकंड पे कितनी करंट फ्लो हुई, तो दूसरे सेकंड के लिए क्या बोला जाएगा कि आपने नॉर्मली अवकलन करके, जो अवकलन करके आपने आंसर निकाला है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 19 एम्पियर की करंट दूसरे सेकंड में फ्लो हुई है। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग से देखते जा रहे हो, 0 सेकंड से देखते जा रहे हो उस करंट कैरिंग वायर को, तो उस कंसेप्ट के अंदर उस जगह पर
0 से 3 सेकंड के बीच की बात की जाएगी, तो 0 से 3 सेकंड के बीच में एवरेज करंट निकाली जाए, 0 को भी, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, इन सब को काउंट किया जाए, तो उस समय जो एवरेज ऑल ओवर निकल के आएगा वो कितनी करंट फ्लो हुई है बच्चों? 15 एम्पियर की करंट फ्लो हुई है। तो बेसिकली हमने 3 फॉर्मूलाज देखे थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दे रखे हो तो सिंपल सा I इज इक्वल टू NE डिवाइड बाई T का फॉर्मूला लगा के काम करोगे। अगर मान लीजिए ताक्षणिक दे रखा है तो ताक्षणिक के लिए आप डिफरेंशिएशन फॉर्म काम में लोगे, अवकलनीय रूप काम में लोगे। लेकिन अगर आपको एवरेज पूछा है तो एवरेज के लिए जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें टाइम की वैल्यू को रख के फिर उसका आंसर निकाला जाएगा। क्लियर है? अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें काफी ज्यादा जो एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है कि कई बार अभी तक हमने जो इसके अंदर देखा है कि आपको आवेश दिया हुआ था और आपने करंट निकाली, आवेश दिया हुआ था और विद्युत धारा निकाली है। लेकिन कई बार क्या होता है कि करंट दे देता है और आवेश पूछता है कि बताइए इतने समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ। तो देखिए उसका भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि किसी वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो है T² + 1। अब ये भी ध्यान से देखो, टाइम बदल रहा है, करंट बदल रही है, टाइम का फलन है आपकी करंट भी। तो I इज इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों? T² + 1 दे रखा है। आपको पूछा गया है T बराबर 0 सेकेंड से T बराबर 2 सेकेंड के मध्य आवेश प्रवाह कितना हुआ, आवेश का प्रवाह कितना हुआ वो अपने को फाइंड करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, इधर ध्यान दीजिए। अब अपने को इतनी बात समझ में आ गई है कि जब अपने को ताक्षणिक मान निकालना होता है तो ताक्षणिक मान के लिए बेसिकली क्या करते हैं? I इज इक्वल टू dq डिवाइड बाई dt। I इज इक्वल टू व्हाट? dq डिवाइड बाय dt करते हैं। अब अपने को करंट दे दी है लेकिन आवेश पूछा है तो क्या किया जाए? तो यहां पे dq बराबर आवेश निकालना है, तो dq बराबर क्या हो जाएगा? I मल्टीप्लाई विद dt। I मल्टीप्लाई विद क्या हो जाएगा बच्चों? dt हो जाएगा। अब यहां पे I की वैल्यू अगर दोनों तरफ बात की जाए, I की वैल्यू बेसिकली आपको क्या दे रखी है? तो I की वैल्यू आपको दे रखी है T² + 1 मल्टीप्लाई विद dt। अब आपको कितने समय के लिए पूछिए? 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में। तो दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो, समाकलनीय रूप आ जाएगा काम में। जब आपका टाइम 0 है तो उस समय आवेश कितना है आपका? 0। लेकिन जब आपका टाइम 3 सेकंड हो गया तो आवेश टोटल कितना हो गया? Q हो गया। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो dq का समाकलन क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। और T² की बात करें तो T² बेसिकली क्या देगा? T³ डिवाइड बाई 3। T² का dt के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा समाकलन? T की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 2 + 1 अपॉन 2 + 1 हो जाएगा। ठीक, 1 का dt के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। बस हो गया अपने पास में t बराबर 0 से t बराबर 3 सेकंड तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। लोअर लिमिट रखने का तो कोई तुक ही नहीं है, 0 रखते ही ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। बेसिकली आपको क्या करना है? 3 रखना है। तो रखिए जरा वैल्यू, q इज इक्वल टू 3 का क्यूब डिवाइड बाई 3 + 3, और 0 रखने का तो कोई तुक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ध्यान से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 1 3 से 1 3, तो ये 3 का स्क्वायर रह जाएगा। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 9 + 3, दैट मीन्स 12। मतलब यहां पे तुम्हें एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी कभी करंट दे देता है, धारा दे देता है क्वेश्चन के अंदर, और आप लोगों से आवेश पूछता है और धारा भी समय का फलन हो, तो समय का फलन हो, तो उस केस के अंदर आप बेसिकली क्या करोगे कि करंट दे रखी है और आवेश निकालना है तो समाकलन रूप काम में लोगे। लेकिन अगर आपको आवेश दे रखा है और करंट निकालनी है तो उस केस में क्या करोगे? अवकलन काम में लोगे। सिंपल सा फंडा है इसका। क्लियर है? तो आज जो अपन ने ये बात चर्चा की है वो बेसिकली धारा क्या होती है,
धारा प्रवाह जो है वो किस तरीके से होता है, आवेश बैटरी के थ्रू किस तरीके से एनर्जी सप्लाई करता है और एनर्जी सप्लाई करके धारा का निर्माण होता है, उसके बारे में चर्चा की है। और जो हमने इसके बेसिक से फॉर्मूलाज देखे हैं कि आवेश का बेसिकली फॉर्मूला क्या, धारा के बारे में बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो सही से समझा होगा, सही से एंजॉय किया होगा। तो आज तो हम इतना ही ले रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सही से समझ में आए हो सारे टॉपिक, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।